नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद मित्रों, मैं आशीष गोपाल आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज से। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज जो कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है हमारे फ्री इनिशिएटिव के बारे में, जिसके तहत आपको फ्री स्टडी मटेरियल एवं संपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके संबंध में फ्री वीडियोस लेक्चर सीरीज एकदम निःशुल्क प्रदान की जाती है। उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए ये जो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद उसमें सर्च ऑप्शन में जाने के बाद आप उसमें @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये जो लिखा हुआ है इसको टाइप कीजिएगा और इसको सर्च कीजिए। आप इसको सर्च करने के बाद इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और आप इस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। इस ग्रुप के मेंबर बनने के बाद आपको जो लाभ होगा वो ये होगा कि आपको जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल और जितनी भी फ्री वीडियोस हैं, ठीक है, जो कि एक कमिटमेंट है छात्रों के प्रति स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज प्रारंभ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हमारे 15 नंबर वाले जो प्रश्न हैं जो कि 2019 के पाठ्यक्रम में जो पूछे जाते हैं, जिनका कि अब अंक जो है वो अलग से कर दिया गया है। कितना? 11। 2020 में हो गया 11 अंक और 200 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, पहले 300 शब्द थे और 15 अंकों का था, वो चेंज हो गया है। तो देखते हैं भाई 15 अंकों वाले जो 11 नंबर में इसका उत्तर कैसे देंगे 200 शब्दों में। पहला प्रश्न है आपका, भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों का उच्च शिक्षा के विस्तार में क्या योगदान रहा है, विस्तार से बताइए। अर्थात जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनका हायर एजुकेशन के, ठीक है, एक्सपेंशन में, ठीक है, उनके एक्सटेंशन में क्या योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ओपन यूनिवर्सिटीज का हायर एजुकेशन के विस्तार में, ठीक है, उसको बताना है हम लोगों को। तो इसके बारे में हम बताएंगे। भाई ओपन यूनिवर्सिटी हम सभी को पता है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू क्या कराती है, ये एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो उसी के आलोक में इसकी डेफिनेशन देंगे। उत्तर कैसे देंगे इसका? मुक्त विश्वविद्यालय क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय इसका पृष्ठभूमि बनाएंगे, बैकग्राउंड। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस लर्निंग के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। इनमें प्रवेश अथवा नामांकन की नीति कैसी होती है? एकदम खुली होती है। ठीक है, एवं ये विद्यार्थियों को क्या करते हैं? विद्यार्थियों को पूर्व शैक्षणिक योग्यताओं के बंधन से मुक्त रखते हुए स्नातक स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश को आसान बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब रेगुलर जो कोर्स करते हैं हम लोग, जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, नियमित छात्र के तौर पर, तो कुछ निर्धारित योग्यताएं होती है, उसमें आयु सीमा की भी बाध्यता आ जाती है। ठीक है, आपका स्कूल का जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको लेकर भी काफी सारी बाध्यताएं उसमें होती हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ये सब नहीं होता है। एक ओपन जो सिस्टम वहां पर होता है, ठीक है, और सभी के लिए वो कैसा होता है? एक समान होता है। किसी भी आयु में आप वहां पर क्या कर सकते हैं? अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक, पढ़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जब हम बात करेंगे ओपन यूनिवर्सिटीज की, तो वर्तमान में भारत में कितनी? वर्तमान में भारत में कुल 14 मुक्त विश्वविद्यालय हैं जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अर्थात किन किन ऑब्जेक्टिव को पूर्ण कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले भाई देखिए क्या है, सबसे पहला देरी से पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भाई जो छात्र देर से क्या करते हैं, किसी कारणवश मतलब वो अपनी एजुकेशन जो है टाइमली स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, समय पर प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में जाके उनको एहसास होता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, तो वो क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देरी से पढ़ाई शुरू करने वाले जो छात्र हैं उनको शिक्षा का अवसर जो है वो प्रदान करता है ये। ठीक है, इसके अलावा दूरस्थ एवं सुदूर क्षेत्र के जो छात्र होते हैं, रिमोट जो एरिया होते हैं और काफी ज्यादा जो डिस्टेंस वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो वहां के जो छात्र हैं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराता है डिस्टेंस एजुकेशन। इसके अलावा जो घरेलू महिलाएं होती हैं, कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, उनको भी क्या करता है? ये शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके अलावा सेवारत जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो किसी सेवा में है, किसी सरकारी सेवा में है या प्राइवेट जो है वो जॉब में, निजी सेवा में है, और वो क्या क्या चाहते हैं? सेवा के साथ साथ एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको भी ये क्या करता है? एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के इच्छुक जो लोग होते हैं, अर्थात जो एजुकेशन तो एजुकेटेड तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन अपनी
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा सामाजिक पारिवारिक कारणों से, अर्थात सामाजिक पारिवारिक कारणों से स्कूल व कॉलेज ना जा पाने वाली जो महिलाएं आदि जो होती हैं उनको भी क्या करता है, ये शिक्षा प्राप्त करने का जो है अवसर जो है वो सुलभ कराता है। हम सभी को पता है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा के प्रति किस प्रकार की जो है मानसिकता जो है वो भारत में समाज में व्याप्त रही है, ठीक है, और वर्तमान में भी काफी जो है वो इसमें चेंज जो है देखने को नहीं मिला है, ठीक। लेकिन वो क्या कारण रहा है, उसके पीछे सामाजिक कारण रहे हैं भाई, समाज में महिलाओं की शिक्षा का विरोध प्रारंभ से किया जाता रहा है। पारिवारिक कारण भी हम लोग देखते हैं कि परिवारों में क्या होता है भाई, जो बच्चियां होती हैं उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, भेजा भी जाता है तो फिर भाइयों के साथ जाएंगी, जब पिता छोड़ने जाएंगे, तो इस प्रकार के जो कारण होते हैं जिसके कारण महिलाओं को, जो बच्चियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या होता है, ये डिस्टेंस लर्निंग जो ओपन यूनिवर्सिटी है ये वरदान साबित होती हैं और वो घर बैठ करके अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित कर पाती हैं। तो इस प्रकार जब इसको कंक्लूड करेंगे तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुक्त विश्वविद्यालयों ने, जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात उन्होंने क्या किया है, इस शिक्षा को सर्वव्यापक बना दिया है, लोगों की पहुंच तक जो है वो लोगों तक इसकी पहुंच जो है वो सुनिश्चित की है, किसकी, शिक्षा की। आज भारत के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सुदूर तटस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुक्त विश्वविद्यालयों ने उच्च शिक्षा को सुलभ एवं प्राप्य बना दिया है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, 200 शब्दों में देना है, कोशिश की गई है 200 शब्दों में इसका उत्तर देने की। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रतिरक्षण के क्षेत्र में क्या क्या तकनीकी हस्तक्षेप रहे हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। भाई प्रतिरक्षण की जब हम बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके संदर्भ में है कि प्रतिरक्षण के क्षेत्र में क्या क्या तकनीकी हस्तक्षेप रहे हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो एक एक करके देखेंगे भाई। वर्तमान समय में जो प्रतिरक्षा शास्त्र है, जो इम्यूनोलॉजी साइंस है, ठीक है, उसमें काफी विकास कर लिया है एवं नवीन तकनीकी आविष्कारों ने इस क्षेत्र को, मतलब इस क्षेत्र का जो महत्व है उसको संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षण के लिए असीम संभावनाओं से भर दिया है, ठीक है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप जिनके बारे में हमसे पूछा गया प्रश्न में, जिन्होंने प्रतिरक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, वे इस प्रकार हैं, जैसे कि जीन मैपिंग, ठीक है, जो जीन होती है, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए मैपिंग या जीन मैपिंग जिसको कहा जाता है, वो हो गया। आनुवांशिक अभियांत्रिकी हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जैव प्रतिकारक हो गया, हमारे जैव चिकित्सकीय अभियांत्रिकी हो गया, ठीक है, बायोमेडिकल जो है इंजीनियरिंग हो गया आपका, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हो गई, क्लोनिंग आदि, ये सारी प्रौद्योगिकियां हो गई, ठीक है। भ्रूणीय स्टेम सेल, जो हमारा भ्रूण जो होता है, ठीक है, उसके स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। कॉर्ड स्टेम सेल की बात हो गई, उत्तक संवर्धन की बात की जा रही है, ठीक है, टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार से जो है वो उनकी संवर्धन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे जीन मैपिंग क्या है। जीन मैपिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे भाई। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में जीन को ढूंढने एवं पुनर्रक्षित करने की जो तकनीक होती है उसको जीन मैपिंग कहा जाता है। अर्थात जो कोशिका होती है, हमारी सेल होता है, उसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जीन को ढूंढा जाता है एवं उनको क्या किया जाता है, पुनर्रक्षित करने की तकनीक, ठीक है, वो क्या कहलाती है, जीन मैपिंग कहलाती है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप सभी को पता है, इसके द्वारा जीन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो जीन होता है जो ओरिजिनल, जो वास्तविक जीन होता है, उसमें परिवर्तन करके किसी जीव या किसी उसकी संतानों के गुणों में क्या लाया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। इससे पौधों व जीवों की संकरित प्रजातियां, जो हाइब्रिड जो स्पेसीज होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, वो पैदा की जाती हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है बीटी बैगन या बीटी कपास, ठीक है, ये एक हो गया आपका। इसके अलावा जैव प्रतिकारक की जब हम बात करते हैं, इनके द्वारा कम समय एवं कम लागत व श्रम में पौष्टिक व परिष्कृत खाद्य सामग्रियों का उत्पादन संभव हो सका है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जैसे कि किण्वन जो प्रोसेस होती है वो उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, यीस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जैव चिकित्सकीय अभियांत्रिकी की बात करते हैं भाई, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें विभिन्न यंत्रों जैसे थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, जो ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है, रक्तदाब मापी, एक्सरे मशीन आदि के अतिरिक्त ऐसे बहुत से उपकरण बनाए गए हैं जिनसे रोगों की सही पहचान की जा सके, जो रोग होते हैं उनकी सही पहचान की जा सके तथा उपचार किया जा सके। जैसे भाई क्या है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया आपका, इंट्राडोरेटिक बैलून हो गया जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए, पेस मेकर हम सभी को पता है, क्लोनिंग इसके अंतर्गत आ जाता है, स्टेम सेल थेरेपी इसके अंतर्गत आती है,
कॉर्ड रक्त स्टेम सेल, हम सभी को पता है जो कॉर्ड होती है, ठीक है, एम्बिकल जो कॉर्ड होती है, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो जिस नाल से वो माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है और पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, जिस नली से, ठीक है, उस नली को जब काटा जाता है तो उससे जो रक्त निकलता है उस रक्त की बूंदों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड जो ब्लड होता है स्टेम सेल बोला जाता है। इसके जो आजकल आप लोगों को पता होगा इसके ऐड भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, ठीक है, जो इनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है और कालांतर में भविष्य में इसी से क्या किया जा सकता है, क्लोन भी डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति के जो मतलब क्या कहते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें सेफ हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए बैंक काफ़ी सारे बनाए गए, स्टेम सेल बैंक इनको कहा जाता है, भ्रूणीय स्टेम सेल हो गया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रतिरक्षण के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप ने क्या किया है, नित्य नए नवाचारों को जन्म दिया है। मतलब जो टेक्निकल इंटरवेंशन जब से हुआ है प्रतिरक्षण के क्षेत्र में, इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में, तब से नए नए जो इनोवेशन है वो हमको किस में देखने को मिले हैं, ठीक है, इसमें देखने को मिले प्रतिरक्षण के क्षेत्र में, जिसने क्या किया है, मानव जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको परिष्कृत, संवर्धित एवं भयमुक्त कर दिया है। भाई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जो मानव भयभीत रहता था तो उससे अब भयमुक्त रहने लगा है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, भारत में संसदीय लोकतंत्र में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो कैग जो होता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी संसदीय लोकतंत्र में उसकी भूमिका क्या है, ठीक है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। 200 शब्दों में इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसकी भूमिका देखेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने इस बार प्री दिया होगा 2019 का, भाई इसकी शक्तियों के बारे में पूछा गया था कि इसकी शक्तियां एवं कार्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो आर्टिकल 149, ठीक है, ये प्रीलिम्स में आया था और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ठीक है, भूमिका क्या हो गई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक है। यह देश की संपूर्ण वित्तीय जो व्यवस्था होती है, जो देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है उसका नियंत्रक तथा लोक वित्त का संरक्षक कहलाता है। लोक वित्त जो होता है, पब्लिक जो फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, उसका संरक्षक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। ये केंद्र एवं राज्य दोनों के जो लेखा होते हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इसका निश्चित कार्यकाल, सेवा की शर्तें, वेतन भत्ते आदि की सुरक्षा के द्वारा इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। भाई देखिए, किसी भी संवैधानिक पद की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, तो एक निश्चित कार्यकाल हो गया, भाई सेवा की शर्तें निश्चित हो गई, उसके वेतन भत्ते आदि जो है, इन सब की सुरक्षा उसको यदि प्रदान की जाती है तो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर क्या करता है, कार्य करता है। अब इसकी भूमिका के बारे में पूछा गया है, तो इसकी भूमिका संसदीय लोकतंत्र में निम्नलिखित है, ठीक है। तो इसके कार्यों से हम देखेंगे इसकी भूमिका कैसी है। देखिए, कार्यपालिका की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित होता है। कार्यपालिका अर्थात जो सरकार होती है हमारी, ठीक है, सरकार की संसद के प्रति जो वित्तीय प्रशासन का जो उत्तरदायित्व होता है, तो कैग जो अपनी रिपोर्टें देता है, जो सरकार का जो व्यय होता है, ठीक है, उसके संबंध में उसके माध्यम से क्या होता है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, कैग यह निर्धारण करता है कि विधि के अनुसार कानून के अनुसार जिस कार्य हेतु धन आवंटित किया गया, अर्थात संसद में विधि के अनुसार जिस भी कार्य के लिए धन का आवंटन किया गया था, ठीक है, वह धन उसी कार्य हेतु खर्च हुआ है एवं विधि के अनुसार ही खर्च हुआ है। इसका भी जांच कौन करेगा, कैग करता है अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा कैग की भूमिका सार्वजनिक व्यय की तर्क संगतता, निष्ठा और मितव्ययता की जांच में भी रहती है। जो सार्वजनिक व्यय होता है, जो खर्च होता है, जनता का जो पैसा जो खर्च किया जाता है, ठीक है, बजट के माध्यम से सरकार के द्वारा, तो वो पैसा तर्क संगत रूप में खर्च हुआ है, अर्थात सही तरीके से खर्च हुआ है, ठीक है, ईमानदारी के साथ खर्च हुआ है, और मितव्ययता की जांच करता है कि भाई जहाँ जितना खर्च होना था उतना ही खर्च हुआ है, आवश्यक रूप से मतलब अनावश्यक रूप से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर दिया गया। तो इन सब की जांच किसके द्वारा की जाती है, कैग के द्वारा की जाती है, ठीक। इसके अलावा संसद की लोक लेखा जो समिति होती है, उसके गाइड, मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका भी कैग निभाता है। हम सभी को पता है कि लोक लेखा जो समिति होती है, ठीक है, वो क्या करती है, कैग की रिपोर्टों का मूल्यांकन करती है, इनकी जांच करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से
से इसका क्या होता है, ये गाइड, मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों के लेखा जो होते हैं, ऑडिट जो होते हैं किसके, केंद्र सरकार के एवं राज्य सरकारों के, तो लेखा किस प्रारूप में रखे जाएंगे, किस प्रारूप में रखे जाएं, इस संबंध में राष्ट्रपति को क्या देता है, ये सलाह देता है। इसके अलावा जो, तो ये हो गया इसकी महत्वपूर्ण क्या हो गई, भूमिकाएं हो गई। तो उपरोक्त कार्यों से हम देखेंगे, उपरोक्त कार्यों से कैग की भूमिका, अर्थात इसको क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन आंसर को। उपरोक्त कार्यों से कैग की भूमिका लोक वित्त के संरक्षण में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जो कैग की सीमाएं हैं वो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने पड़ेंगे कि इसकी लिमिटेशंस कहां तक है। जैसे ये क्या करता है, यह केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, अर्थात जो ऑडिटर जनरल है केवल उसी की भूमिका का निर्वहन करता है, नियंत्रक की भूमिका इसके पास नहीं है। इसके अलावा भारत की संचित निधि से धन की निकासी में कोई नियंत्रण नहीं है, अर्थात जो धन भारत की संचित निधि से जो है वो निकाला जाता है उस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो भूमिका है वो किस, खर्च होने के बाद जांच करता है, खर्च होने के पहले नहीं कर पाता, जब उसके दौरान नहीं करता, ठीक है। तो इसकी भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है, अर्थात सरकार ने जो पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, उसके बाद जांच करेगा भाई सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। बीच में जांच नहीं कर सकता सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, या फिर उसके पहले के जो आवंटित किया गया है वो सही आवंटित किया गया है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की जांच इसकी जद में नहीं आती है। फिर भी कैग ने अपनी भूमिका का निर्वहन हमेशा किया है, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे आंसर को। फिर भी कैग ने अपनी भूमिका का निर्वहन हमेशा किया है, ठीक है, और विधि अनुरूप, हमेशा विधि अनुरूप करके कई घोटालों जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन आदि को उजागर करने में किया है। हम सभी को पता है कि भाई यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है, कोयला जो आवंटन था उनकी खदानों का, उसका घोटाला किसके रिपोर्टों के आधार पर पकड़ा था, लोक लेखा समिति ने, कैग की रिपोर्टों के आधार पर जो है पकड़ में आया था। तो इस प्रकार ये आंसर जो हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम्पल के साथ। तो ये 15 नंबर वाले जो प्रश्न है ये भी हमारे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं खंड बा के 2018 के प्रश्न पत्र जो है वो दूसरे प्रश्न पत्र के खंड बा का जो मतलब 15 नंबर वाला सेक्शन वो भी समाप्त होता है। इस प्रकार हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र यहां समाप्त होता है। अब हम अगले जो प्रश्न पत्र है, तृतीय प्रश्न पत्र, उसके खंड आ के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।